दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सब स्टाफ टू क्लर्क प्रमोशन बैंकर्स वे में। आज एक बार फिर MCQ लगातार आपके लिए प्रैक्टिस सेट लाए जा रहे हैं। लगातार एक दो महीने से तो ऊपर हो गया होगा कि आपको लगातार प्रैक्टिस सेट मिल रहा है। उम्मीद करता हूं कि आप जरूर पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना, क्योंकि पेपर भी नजदीक आ रहा है। तो मैं ज्यादा बात भी ना करते हुए, मैं ज्यादा ज्ञान भी ना देते हुए आप लोगों को कि अब क्या करना है क्या नहीं करना है, प्रैक्टिस भी जारी रखनी है, हर चीज पढ़ना है। दोबारा मौका नहीं मिलना चाहिए सब स्टाफ टू क्लर्क के लिए। ठीक है भाई, एक बार जो पढ़ लिया तो पढ़ लिया, बात खत्म, बस वहीं पे। बस पता लगना चाहिए लोन क्या है, चेक क्या है, और कैश में क्या समस्या है, कितना किसको रिक्वायरमेंट है। बस थोड़ा थोड़ा जब वहां पे ऑप्शन आएंगे तो आपको नॉर्मली पता लग जाएगा, हाँ यार ये तो हमने पढ़ रखा है। आप कहीं और से पढ़ रहे हो जरूर पढ़ें। मैं तो बोलता हूँ आपको जहां से मौका मिलता है आप वहां से ही पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूँ आज का सेशन। आज को थोड़ा क्वेश्चन भी ज्यादा है और आज पूरे क्वेश्चन करूंगा मैं, होंगे कम से कम 20 से ऊपर 25 तक, तो थोड़ा समय भी लग सकता है। तो शुरू करता हूँ आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ये रहा क्वेश्चन आपका कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ LTV रेशियो। तो LTV रेशियो होता है, उसका मतलब क्या होता है, आज हिंदी में भी है, आज हिंदी वालों के लिए सही है। LTV क्या होता है पता, कि अगर कोई लोन लेता है, LTV का मतलब मैं आपको वैसे समझा देता हूँ। वैसे आपके लिए जरूरी नहीं है कि इसका एक्सप्लेन। LTV होता है जब कोई लोन लेता है आदमी, तो ये टर्म वहां पे यूज किया जाता है। ठीक है भाई। हाँ, तो पहला ऑप्शन आपका लोन ऑफ वैल्यू। लोन ऑफ वैल्यू नहीं, एक्चुअली यहाँ पे होगा लोन ऑफ की जगह टू हो जाएगा। ठीक है, लोन टू वैल्यू पहला ऑप्शन ये है। दूसरा मिलेगा आपको लॉन्ग टर्म वैल्यू, तीसरा है लॉन्ग लॉन्ग टर्म वैल्यू, और चौथा है नन ऑफ दिस। अब देखो लॉन्ग का तो कोई मतलब है नहीं, क्योंकि लॉन्ग तो मैंने आपको बोला कि नहीं है। ये हो जाएगा आपका LTV, लोन टू रेशियो, लोन टू वैल्यू। ये लोन की जो वैल्यू होती है उसकी गणना की जाती है इसमें। LTV की फुल फॉर्म हो जाएगी लोन टू वैल्यू। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका पसंदीदा क्वेश्चन अगला है, अंडर अंडर सेंट पर्सनल गोल्ड लोन स्कीम द लोन इज अवेलेबल अगेंस्ट। की मतलब जो लोन है, पर्सनल लोन गोल्ड लोन स्कीम, वो किसके अगेंस्ट मिलता हो, किस पर वो लोन मिलता है। पर्सनल गोल्ड लोन योजना के तहत वो लोन किस पे मिलता है। पहला ऑप्शन है प्लेस ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट्स। आपको पता ही है कि जो गोल्ड का लोन है उसे प्लेस कहा जाता है ना। दूसरा है प्लेज ऑफ गोल्ड बुलियंस। बुलियंस वो होते हैं जो ये व्यापारी होते हैं। कौन से व्यापारी, सोने चांदी के जो व्यापारी होते हैं वो, उनको कहा जाता है बुलियंस। ठीक है, और अगला है प्लेज ऑफ गोल्ड कॉइन सोल्ड बाय आवर बैंक। की जो हमारे बैंकों में जो गोल्ड कॉइनों के जो पैसे रुपए होते हैं, क्या वो उस पे है ये आंसर। तो इसका आंसर चौथा है आपका बोथ A एंड C। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बोथ A एंड C। ए पहले कौन सा, प्लेज ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट्स होते हैं जो, और दूसरा प्लेज ऑफ जो बैंक सोल्ड बाय आवर बैंक। ठीक है भाई, प्लेज ऑफ गोल्ड कॉइन, जो गोल्ड की कॉइन होती है ना, गोल्ड के सिक्के सोल्ड बाय आवर बैंक, इसका आंसर हो जाएगा दो। पर्सनल गोल्ड लोन की बात हो रही है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, अ बोरोवर इज above the age dash years in case of sent vehicle loans scheme को borrowers is must। अगर कोई व्यक्ति, अगर सेंट वाहन ऋण योजना के मामले में अगर वो उधार लेता है, तो उसकी उम्र कितने वर्ष से अधिक है कि उसके लिए को बोरोवर चाहिए। को बोरोवर का मतलब होता है कि अगर आपकी उम्र सेंट वाहन ऋण योजना के मामले में ज्यादा है तो उसके साथ एक बंदा और होता है, उसको उसको कहते हैं को बोरोवर। वो दो बंदे आते हैं। नहीं तो आप अगर 30 साल के हो और अगर आप कोई ऋण ले रहे हो, ये गाड़ी ले रहे हो आप, और अगर आप अकेले जाओगे सेंट व्हीकल लोन लोगे आप, तो आपको गाड़ी दे देगा। लेकिन पहले ऑप्शन बता देता हूँ। पहला ऑप्शन है 50 साल,
दूसरा है 60 साल और तीसरा है 65 साल और चौथा है 70 साल। तो इसका तो करेक्ट आंसर है 60 साल। अगर आप 60 साल के हो और आप सेंट व्हीकल लोन ले रहे हो तो आपको को बोरोवर की जरूरत पड़ती है। आपको मैंने बता दिया को बोरोवर क्या होता है। एक तो आप हो उधारकर्ता, मतलब लोन लेने वाले, आपके साथ एक बंदे की और रिक्वायरमेंट होगी, तब आपको तभी ही सेंट व्हीकल लोन स्कीम आपको मिलेगी। उम्र कितनी है? 60 साल, जब आप 60 साल से ऊपर के हो। ठीक है, नेक्स्ट, इन रिटेल लेंडिंग द ड्यू डिलिजेंस शुड बी डन फॉर। अगर आप खुदरा ऋण देने में मतलब उचित परिश्रम के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए, क्या क्या, अगर आप खुदरा ऋण ले रहे हो तो उसके लिए क्या क्या जरूरी है। सबसे पहले तो खुदरा ऋण के लिए बोरोवर जरूरी है, दूसरी बात एक्टिविटी भी जरूरी है और सिक्योरिटी भी जरूरी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। आज मैं एक्सप्लेनेशन इसलिए नहीं लाया हूं, फिर मैं बोलोगे लंबा भी हो जाएगा और आपको खाली ऑप्शन की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ये आपके थोड़ा कम ही पल्ले पड़ेगा, इसलिए ऑप्शन के लिए लेके आऊंगा ना। और क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इसमें। पहला अगला क्वेश्चन है, फॉर न्यू बोरोवर्स इनकम टैक्स रिटर्न शुड बी टेकन लिस्ट फॉर डैश ईयर। अगर आप लोन ले रहे हो, नया उधार करता हो, तो आपको कितने वर्षों का इनकम टैक्स जो आपने जमा करा रखा है उसके डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है। अगर आप नया, जैसे आपने हाउस लोन लिया, तो आप जैसे हाउस लोन लोगे, मैनेजर के पास जाओगे, सर हमारे को लोन चाहिए, वो बोलेगा भाई एक काम करो, आप इनकम टैक्स भरते हो, हाँ, तो जो इतने साल का इनकम टैक्स जो आपने फाइल किया उसकी कॉपी लेके आओ। ठीक है, समझ गए भाई। पहला ऑप्शन है इसमें 1 साल का, दूसरा है 2 साल, तीसरा 3 साल और चौथा 4 साल का। तो इसका जो आंसर है वो होता है 3 साल। कि भाई बैंक में आपको 3 साल तक जो इनकम टैक्स आपने फाइल कर रखा है, इतने साल की आपको कॉपी वहां पे सबमिट करानी पड़ती है, तब जाके ही आपको कोई भी ऋण बोरो किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ रिजेक्शन ऑफ लोन प्रपोजल रिलेटिंग टू डैश itself be referred to the higher authority। कि डैश के संबंध में ऋण प्रस्तावों की अस्वीकृति मामले में इसे ऊपर तक भेजा जा सकता है। पहला है एक्सपोर्ट क्रेडिट, दूसरा है एजुकेशन लोन और तीसरा है लोन टू SC/ST बेनिफिशियरीज और चौथा है ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन समझ लीजिए क्या होता है। अगर इन तीनों में से इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव, अगर आपने एजुकेशन लोन लेना है या कोई SC/ST उसका जो बेनिफिट मिल रहा है उनको, अगर उसके अगेंस्ट अगर कोई लोन ले रहे हैं वो, या एक्सपोर्ट क्रेडिट कोई ऋण ले रहा है, तो क्वेश्चन बोलता है कि आप का जो मैनेजर है वो इसको अस्वीकृत नहीं कर सकता कि भाई हम तुम्हारे को लोन नहीं देंगे, तुम्हारी ये समस्या है। उसको हाई अथॉरिटी से परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है भाई, इन लोनों के लिए कोई भी मैनेजर आपको मना नहीं कर सकता। एक तो एक्सपोर्ट क्रेडिट, एजुकेशन लोन, SC/ST बेनिफिशियरी, बशर्ते आपका देखो सिविल भी सही होना चाहिए ना, आपका जो सिविल है वो भी सही होना चाहिए और आपके मतलब डॉक्यूमेंट सही हुए तो कौन मना करेगा। लेकिन बैंक में मैनेजर मना कर देते हैं, आप बोलोगे सर हमारे बैंक में तो मना कर दिया है, लेकिन थ्योरी के मुताबिक यहाँ पे कोई मना नहीं कर सकता। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ थ्योरी के हिसाब से कोई मना नहीं कर सकता, नहीं तो आपको ब्रांच मैनेजर आपको वैसे ही घुमा देगा। कौन कौन से लोन? एजुकेशन लोन, ST और SC का जो लोन है बेनिफिशियरी का, और एक्सपोर्ट क्रेडिट। ठीक है भाई, इसलिए आपको मैंने पहले ही बता दिया है। द लिमिटेशन पीरियड ऑफ मोर्गेज इज डैश ईयर्स, कि जो मोर्गेज की जो सीमा अवधि हो कितने साल की है। पहला ऑप्शन है 3 साल, 10 साल, 12 साल और 5 साल। तो जो मोर्गेज की जो सीमा अवधि है वो है आपकी 12 साल। ठीक है, अब आपने बताना कि जो मोर्गेज है इसका इस्तेमाल किस में किया जाता है, मूवेबल या इमूवेबल में।
और अगर नहीं किया जाता है तो आपने बताना सर इनका इसका इस्तेमाल ना मूवेबल में किया जाता है ना इमूवेबल में किया जाता है। मैं ये देखना चाहता हूँ आपको पता है या नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर है 12 साल। नेक्स्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम मोरेटोरियम पीरियड फॉर रिपेयर्स एंड रिनोवेशन अंडर हाउस लोन? अगर आपने घर की मरम्मत के लिए, घर का जो नवीनीकरण के लिए अगर आपने लोन लेना है तो उसका मोरेटोरियम पीरियड क्या होगा? मोरेटोरियम पीरियड समझते हो कि जब आप लोन लेते हो तो बोलते हो मोरेटोरियम पीरियड चल रहा है कि आपका, अब हिंदी में तो मैं बता नहीं पा रहा आपको, लेकिन आप मोरेटोरियम पीरियड तो समझते ही होंगे यार, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो अगर आप घर की मरम्मत करा रहे हो या घर का रिनोवेशन करा रहे हो तो मोरेटोरियम पीरियड क्या होगा? पहला ऑप्शन है 3 महीने, दूसरा है 1 साल, 1.5 साल और अगला है 3 साल। तो इतना लंबा मोरेटोरियम पीरियड तो नहीं होता होगा ना, कि चलो 1 साल तो आदमी मान भी जाए, लेकिन 18 महीने 3 साल नहीं, इसका होता है ओनली ओनली 3 महीने, क्योंकि आपने रिनोवेशन और रिपेयरिंग करवाना है घर को, और हाउस लोन के ब्याह पे होता है ना। ठीक है भाई। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग गाइडलाइन इज नॉट एप्लीकेबल विच आउट ऑफ फॉलोइंग टाइप्स ऑफ बैंक्स? कि जो प्राथमिक क्षेत्र का जो ऋण दिशा निर्देश निम्नलिखित में से किस बैंक पर लागू नहीं होते? प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग के ना, किस पे लागू नहीं होते? पहला ऑप्शन है स्मॉल फाइनेंस बैंक, इस पे तो लागू होते हैं भाई। दूसरा है फॉरेन बैंक, इन पे भी लागू होते हैं। तीसरा है शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक, इन पे भी लागू होते हैं। तो इसका आंसर है नन ऑफ दीज, इन सब पे लागू होते हैं प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग गाइडलाइन। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग में आपको शायद पढ़ा चुका हूं पहले, तो आप उसको भी प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग एक्टिविटीज आर नॉट परमिटेड टू पेमेंट्स बैंक? कि जो निम्नलिखित में से जो एक्टिविटी है वो नॉट परमिटेड टू पेमेंट बैंक्स को परमिट नहीं है। जो भी पेमेंट बैंक है उनको क्या 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 ऑथराइज नहीं है? पहला है रेमिटेंस टू सर्विस, वो तो उनको ऑथराइज है क्योंकि पेमेंट बैंक से। इशूइंग एटीएम कार्ड करते हैं वो करते हैं, इशूइंग डेबिट क्रेडिट कार्ड वो इशूइंग और एक्सेप्टिंग डिमांड करते हैं, लेकिन वो करते नहीं है इशूइंग क्रेडिट कार्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच इज द इंडिया फर्स्ट पेमेंट गेटवे टू लॉन्च यूपीआई? कि जो यूपीआई लॉन्च करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे कौन सा है ना? तो आप यहीं पे क्वेश्चन पूछ देता हूँ, भारत का पहला पेमेंट बैंक कौन सा है ना, आपने ये बताना है मेरे को। तो इसमें यूपीआई जो लॉन्च करने वाला पहला पेमेंट गेटवे कौन सा है? ये है इंस्टा जो सीसी एवेन्यू, रोजर पे और पे मनी। तो भारत का सबसे पहले जो यूपीआई लॉन्च करने वाला पेमेंट गेटवे था वो था ऑप्शन नंबर 3 रोजर पे हो जाएगा। ठीक है, सीधे ऑप्शन सीधे आंसर, सीधे ऑप्शन, ताकि समय की बर्बादी भी ना हो, है ना। जिस दिन आसान वाला होगा आपको बता दिया जाएगा। विच अमंग हु अमंग द फॉलोइंग कैन नॉट इशू कॉमर्शियल पेपर इन इंडिया? कि भारत में जो कॉमर्शियल पेपर है जिसको बोलते हैं वाणिज्यिक पत्र, इनमें से कौन जारी नहीं करता है? सबसे पहले कॉर्पोरेट, वो तो जारी करते हैं भाई। दूसरा प्राइमरी डीलर्स, पीडीएस बोलते हैं, वो जारी करते हैं। ऑल इंडिया द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एफआईएस। लेकिन जो शेड्यूल्स बैंक कॉमर्शियल बैंक है वो कॉमर्शियल पेपर को जारी नहीं करते हैं। करेक्ट, चले फिर आगे बढ़े। आज आपको मजा आ रहा होगा, सीधा क्वेश्चन आंसर है ना। अगला है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी? ये बहुत आसान क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन तरलता संबंधी सुविधा LAF जिसको बोलते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, विच अमंग द नॉट नहीं है ना, क्योंकि नोट भी आपने नोट भी देखना है कि नहीं है। पहला ऑप्शन है देखो रेपो रेट, रेपो रेट तो लिक्विडिटी में आता है, रिवर्स रेपो रेट लिक्विडिटी में आता है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी MSF भी आता है, लेकिन ओपन मार्केट ऑपरेशन
OMO ये नहीं आता है लिक्विडिटी फैसिलिटी में। ठीक है भाई, चलें नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फिर। व्हाट इज द नॉर्मल लिमिटेशन पीरियड फ्रॉम डेट ऑफ कॉज, ये डेयर नहीं है ना, डेट है, ऑफ एक्शन अराइज फॉर फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट बिफोर डिस्ट्रिक्ट कमीशन अंडर कोपरा COPR है, जिसको बोलते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। अगर आपने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जिला आयोग के अध्यक्ष समक्ष शिकायत दर्ज कर दी है, तो आपकी जो कार्रवाई है कि उसकी जो सीमा है वो कब तक की है। मान लीजिए आज आपने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जिला आयोग में अपनी शिकायत दर्ज कर दी, तो उसका जो निवारण है वो कब तक वैलिड रहेगा, मतलब कब तक हो सकता है उसका। पहला ऑप्शन है 1 साल, दूसरा है 2 साल, तीसरा है 3 साल और चौथा है 4 साल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 2 साल। 2 साल तक उसका निवारण हो जाएगा अगर आपने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जिला आयोग के समक्ष शिकायत दर्ज की है तो। ठीक है भाई, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है जरा देखते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम मोरेटोरियम इन एजुकेशन लोन। एजुकेशन लोन के लिए मोरेटोरियम पीरियड क्या होता है, अधिस्थगन अवधि क्या होती है, कि भाई इसका लोन कब से चालू होगा, क्या है। वो मोरेटोरियम पीरियड है कि एजुकेशन लोन के लिए पहले स्टडी पीरियड्स, पूरा स्टडी पीरियड्स जब तक वो पढ़ता है। दूसरा स्टडी पीरियड्स प्लस 6 मंथ। तीसरा होता है स्टडी पीरियड्स प्लस 1 साल। और चौथा होता है नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका स्टडी पीरियड के साथ 1 साल इसका मोरेटोरियम पीरियड हो जाएगा। ठीक है, अब मैं जैसे आपको एक बार थोड़ा समझा लेता हूँ ना कि मोरेटोरियम पीरियड एजुकेशन के लिए कैसे होगा कि आपने पढ़ने के लिए लोन लिया भाई, जैसे इसका आंसर है स्टडी पीरियड्स प्लस 1 ईयर। आपने जैसे पढ़ने के लिए लोन लिया, हायर स्टडी के लिए आपने लोन ले लिया और आपने पढ़ाई पूरी कर ली। पढ़ाई पूरी करने के बाद वो जब तक आप पढ़ाई कर रहे हो तब तक आपकी किस्त तो चालू नहीं कर सकते, क्योंकि आप किस्त भरोगे कहां से, बताओ, आप नहीं भर सकते। लेकिन जब आपकी पढ़ाई पूरी हो जाती है और प्लस 1 साल, क्योंकि आपको नौकरी भी तो खोजनी पड़ेगी, जब आपको नौकरी मिलेगी तब पढ़ाई के 1 साल के बाद आपकी किस्त चालू हो जाती है, उसको बोलते हैं मोरेटोरियम पीरियड। अब समझ में आ गया, तो चले फिर आगे की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। हु मॉनिटर्स द प्राइम मिनिस्टर मुद्रा योजना। प्राइम मिनिस्टर मुद्रा योजना को कौन निगरानी रखता है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का। पहला ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय। अगला ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल एम्पावरमेंट। तीसरा है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट और चौथा है नन ऑफ दीज। जो मुद्रा योजना है उसको रखती है फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को जो मॉनिटर करता है वो करता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी वित्त मंत्रालय। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपकी स्क्रीन पर ए कि द लायबिलिटी ऑफ बैंक्स इन इशूइंग बैंक गारंटी इशूड बाय, कि लायबिलिटीज होती है वो बैंक के द्वारा गारंटी जारी करने पर किसको इशू की जाती है, वो कौन सी लायबिलिटी है जो बैंक के द्वारा गारंटी जारी करने पर की जाती है, वो लायबिलिटी कौन सी है। पहले होती है करंट लायबिलिटी, नहीं जी करंट लायबिलिटी तो नहीं है। दूसरा लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, तीसरा कॉन्टिजेंट लायबिलिटी और चौथा है नन ऑफ दीज। इसका आंसर हो जाएगा कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। अब कई लोग बोलेंगे सर कॉन्टिजेंट क्या होता है। इसका मतलब होता है कॉन्टिजेंट लायबिलिटी का मतलब होता है कि आकस्मिक, कि भविष्य में इसका कोई निश्चित नहीं है,
इसकी लायबिलिटी कोई निश्चित नहीं है। जैसे करंट का है, आपको पता है करंट का तो अभी है, लॉन्ग टर्म का कि लंबे समय का है। लेकिन कॉन्टिजेंट का होता है कि आकस्मिक, इसका कोई निश्चित नहीं है भाई कि ये कभी भी भविष्य में इसको इसको करे ना करे। इसको कहते हैं कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट, टू बी एलिजिबल फॉर फाइनेंसिंग अंडर प्रधानमंत्री इन्वायरमेंट गारंटी प्रोग्राम एनुअल फैमिली इनकम, कि अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी कस्टमर प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम के तहत अगर कोई व्यक्ति लोन ले रहा है तो उसके जो घर में है कितने तक की आय होनी चाहिए, तब जाके वो प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम के तहत लोन ले सकता है। पहला ऑप्शन है 3 लाख तक का, दूसरा है 6 लाख तक का, तीसरा है नो इनकम क्राइटेरिया और चौथा है नन ऑफ दीज। तो प्रधानमंत्री का जो एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम है उसके लिए आपको कि जो घर का जो इनकम है उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई क्राइटेरिया नहीं है। क्राइटेरिया मतलब होता है कि घर के आय की कोई जरूरत नहीं कि आपकी 20 रुपए आ रही है चाहे 20 लाख रुपए आ रही है, आपको मिलेगा तो मिलेगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण एरिया इज मॉनिटर बाय, कि भारत में जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें जो स्वच्छ भारत मिशन है उसको कौन मॉनिटर रखता है, उस पर कौन निगरानी करता है ग्रामीण क्षेत्र में। ठीक है, पहला ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, स्वास्थ्य मंत्री, दूसरा है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल एम्पावरमेंट, सामाजिक मंत्री होता है जो, तीसरा है मिनिस्ट्री ऑफ वाटर सैनिटेशन, चौथा है नन ऑफ दीज। तो अगर मैं ग्रामीण क्षेत्र की बात करता हूं तो इसको देखता है मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन। ठीक है, कहा, ग्रामीण क्षेत्र की बात। तो ग्रामीण क्षेत्र में देखिएगा कौन, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन। तो ये तो था आज का आपका सेशन। आज खाली कई लोगों की तो समझ में भी नहीं है, आपको जो लोग पहले पहले हैं और जो हमारे साथ पहले से जुड़े हैं, क्या पता उनकी समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो लगातार पढ़ाई करते रहिए, आज नहीं कल नहीं, आपकी समझ में जरूर आएगा। टेलीग्राम पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, आंसर आपको यहीं से मिल जाएंगे। आंसर स्पेशल अलग से देने की कोई जरूरत नहीं वैसे टेलीग्राम पे, मैं तो ऐसे समझता हूँ। बाकी आपकी मर्जी। क्लास अगर आपको सही लगी है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बीच में मैंने आपको इस फील्ड में मैं बोलता भी नहीं हूँ कि कोई आता है यहाँ से कहीं चले भी जाते हैं तो उसका मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। बाकी क्योंकि जो मेन मुद्दा है कि हमारी जो ब्रांच के बंदे हैं वो हमारे को फोकस कर रहे हैं, तो इसलिए ये चीजें करनी पड़ रही है। ठीक है, तो हमारे को बंदे आंसर भी देते हैं, जो हम पूछते हैं उनका करेक्ट 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 आंसर, कई बंदे तो इतना अच्छा आंसर देते हैं, मैं बताऊं अगर उनकी किस्मत सही रही तो उनको दुनिया की कोई भी ताकत नहीं है जो क्लर्क बनने से रोक दे। अरे एक बार क्लर्क बन जाओगे ऊपर वाले की कृपा से, तब देखिए अगर आपके पेपर में क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, मैंने आपको पहले ये चीज बता दी है। ठीक है भाई, तो फिर मिलेंगे एक और नई क्लास के साथ। थोड़ा आज स्पीड हो गया हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि थोड़ा तेज हुआ आज, है ना। तो बाकी आप देख लेना कैसे कैसे है, और बाकी आप कहीं और से ही पढ़ सकते हैं, ऐसे नहीं है ना। आप किसी और को भी देखो, कंपेयर करो। आपको देखो पहले एमसीक्यू कोई देने वाला नहीं मेरे हिसाब से, पूरे यूट्यूब में आपको एमसीक्यू नहीं देगा। बहुत टाइम लगता है, बहुत समय लगता है इनको बनाने के लिए। बताओ कितनी देर तक बैठना पड़ता होगा, इनको टाइप करना, इनको निकालना, वहां से क्वेश्चन को ढूंढना, बुक से ढूंढना, तो सब कुछ देखना पड़ता है। तो बाकी आप लोग प्रमोशन लो, मैं तो ये चाहता हूँ। ठीक है भाई, फिर मिलेंगे एक और नई कक्षा के साथ, एक और नई क्लास के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और धन्यवाद।